हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग आपका जो संहिता अध्ययन है उसी का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। और यहाँ पे अपन बात करेंगे 18th जो चैप्टर है, त्रिसूत्रीय जो अध्याय है संहिता अध्ययन अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और अगेन आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, BMS सेकेंड ईयर के या फिर आपके NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ, ठीक है, और आप लोगों को हेल्प करूँ, तो आप प्लीज़ चीज़ों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और बाकी इसका नोट्स तो मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं उनके नोट्स मैंने डाले हुए हैं। तो डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट करके वो नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। हर नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसका पासवर्ड आपको लेक्चर में ही अवेलेबल हो जाता है जब आप लेक्चर देखते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर त्रिसूत्री अध्याय सूत्री स्थान का। तो त्रिसूत्री अध्याय के अंतर्गत जो है आपके त्रिविध जो शोथ हैं उसके जो है टाइप बताया गया। तो त्रिविध शोथ के अंतर्गत कौन से शोथ आते हैं? वातज, पित्तज, कफज। ये क्या है? 3 प्रकार के आपके शोथ हैं जिनको पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका निज शोथ और एक होता है आपका आगंतुक शोथ। तो त्रिविध शोथ कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज। इनको पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया है, निज और आगंतुज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हुआ? और नेक्स्ट बात करते हैं शोध के विविध जो भेद हैं वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो शोध के विविध जो भेद हैं वो अपन देखिए। तो यहाँ पे आपका वही है, ये द्विविध आपके टाइप हो गए, ठीक है, और आपके त्रिविध टाइप हो गए। इसके अलावा भी और टाइप होते हैं, चरकोक्त जो भेद हैं उसके अलावा भी दोष अनुसार, ठीक है। तो चरकोक्त जो भेद हैं, जैसे कि एकविध शोध किसको बोलेंगे? तो एकविध शोध के विषय में बताया गया है कि सभी में शोध की समानता होना, ठीक है। मतलब जब एकविध शोध किसको बोलेंगे? तो सभी में जब शोध की समानता होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एकविध शोध कहेंगे। इसके अलावा द्विविध शोध के अंतर्गत क्या होगा? तो आपका निज व आगंतुक शोध आ जाएगा। त्रिविध शोध के अंतर्गत क्या है आपका? वातज, पित्तज व कफज जो शोध है वो आपका त्रिविध शोध के अंतर्गत आता है। जबकि चतुर्विध शोध के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो चतुर्विध शोध के अंतर्गत आपका आगंतुज जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि वातज, पित्तज, कफज और आगंतुज। ये 4 मिलकर के आपके क्या है? चतुर्विध शोध कहलाते हैं। सप्तविध शोध के अंतर्गत क्या आता है? तो सप्तविध शोध के अंतर्गत आपका वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, वात पित्तज हो गया, वात कफज हो गया, पित्त कफज हो गया, ठीक है। तो इनको आपस में मिला देना है और लास्ट आपका सन्निपातज। तो ये क्या है? आपके सप्तविध शोध कहलाएंगे। तो ये टाइप्स को भी याद रखना है। फिर अष्टविध शोध के अंतर्गत ये सन्निपातिक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, आगंतुक जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो है आपके बताए गए हैं। फिर शोथ के उपद्रव बताए गए हैं। कौन से उपद्रव हैं? तो आपको याद रखना है कि छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, जरो, अतिसार एवच सप्तको अय सदौर्बल्यम सोफो उपद्रव संग्रह। तो यानी कि शोथ के उपद्रव के अंतर्गत आपका छर्दी आता है, श्वास आता है, अरुचि की उत्पत्ति होती है, तृष्णा हो गया, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, ठीक है। इसके अलावा दौर्बल्यता हो गया। ये जो है आपके 7 प्रकार के मतलब उपद्रव आपके बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 7 प्रकार के उपद्रव हैं: छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वरो, अतिसार एवच सदौर्बल्यम सोप उपद्रव संग्रह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका उपजीविका जो रोग है उसका वर्णन किया गया। अब ये जो शोथ है ना, इसके अलग अलग टाइप भी बताए गए हैं, जैसे कि उपजीविका, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उसी को ही अपन देखेंगे। जैसे कि उपजीविका है, ये एक दोषीय शोथ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ रहे हैं और एक दोषीय शोथ के विषय में बात करेंगे। कुछ और पॉइंट है जो आप थोड़ा सा नोट आउट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें जो वातज शोथ है, ठीक है। तो जो वातज जो शोथ होता है इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या होता है कि ये जो शोथ होता है वो शीघ्र उत्पन्न होता है और शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे वात का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? चंचल है। तो ये जो शोथ होगा इसका लक्षण क्या होगा? शीघ्र उत्पन्न होगा और शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जो दबाने पर शीघ्र पुनः उड़ जाता है और रात्रि में क्या है? नष्ट हो जाता है। वो आपका क्या है? वातिक शोथ कहलाएगा,
ठीक है। चरक चिकित्सम इसे दीवावली शोथ बोला गया है, ठीक है। जबकि पित्तज जो शोथ होता है इसके क्या लक्षण है, इसको नोट आउट करना आप लोग। तो पित्तज जो शोथ होता है वो शीघ्र उत्पन्न होता है पर शीघ्र नष्ट नहीं होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, शरीर में मध्य मध्य से आरंभ होते हैं, ये यहाँ पे आपका याद रखना है। जबकि जो कफज जो शोथ होता है वो क्या है, कठिन, मतलब जो शोथ है वो क्या है, कठिन होता है और देरी से शांत होता है। साथ ही साथ इसे निशावली यानी कि यह जो शोथ होगा वो रात्रि में बढ़ जाता है, कौन सा, कफज शोथ, तथा शोथ दबाने पर शीघ्रता से नहीं उठता। तो ये जो है आपका बताया गया है किसके विषय में, कफज शोथ के विषय में। तो ये थोड़े पॉइंट्स को आप नोट आउट कर लेना। अब एकल शोथ के विषय में बात कर रहे हैं कि क्या क्या जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलता है एकल जो शोथ है। तो जैसे कि उपजीविका, तो उपजीविका जो है ये क्या है, कफ दोष प्रधान होता है, याद रखना, यहाँ पे लिख लेना, कफ दोष की प्रधानता होती है। कफ दोष वाला होता है, ये प्रकोपित हुआ जो कफ है वो जीवा के मूल में स्थित होकर के शोथ को उत्पन्न करता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उपजीविका कहेंगे, ठीक है। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं, हिंदी याद रखना कि प्रकोपित हुआ जो कफ है वो जीवा के मूल में स्थित होकर के शोथ को उत्पन्न करता है, उसे अपन उपजीविका कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका गलसुंडिका। तो गलसुंडिका किसको बोलते हैं, तो गलसुंडिका किसे बोला जाता है, तो जो प्रकोपित जो कफ है वो ककल प्रदेश, ककल प्रदेश यानी कि तालु के मूल में, ठीक है, जो पैलेट का मूल है उसमें रुक करके शीघ्रता शोथ को उत्पन्न करता है, उसे गलसुंडिका कहते हैं। तो कफ प्रकोपित होकर के काकल प्रदेश यानी कि तालु मूल में रुक करके शीघ्रता से शोथ को उत्पन्न करते हैं, उसे गलसुंडिका कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं गलगंड। तो गलगंड किसको बोला जाता है, तो प्रकोपित हुआ जो कफ है वो गले के बाहरी तरफ स्थित होकर के धीरे धीरे शोथ को उत्पन्न करता है, वो क्या है, गलगंड कहलाता है। तो प्रकोपित हुआ जो कफ है वो गले के बाहरी तरफ स्थिर होकर धीरे धीरे शोथ को उत्पन्न करता है, यह क्या कहलाएगा, आपका गलगंड कहलाएगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका गलग्रह। तो गलग्रह किसको बोलते हैं, तो प्रकोपित हुआ जो कफ है वो गला प्रदेश के भीतर स्थित होकर के शीघ्रता ही शोथ को उत्पन्न करता है। तो प्रकोपित हुआ जो कफ है वो क्या है, आपका गला प्रदेश के भीतर स्थित होकर के शीघ्रता से शोथ को उत्पन्न करता है, तो उसे अपन गलग्रह कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका विसर्प। तो विसर्प किसको बोला जाता है, तो पित्त और रक्त, कौन सा दोष है, पित्त और रक्त प्रकोपित होकर के त्वचा में फैलकर और रक्त वर्णी शोथ को उत्पन्न करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, विसर्प किसको कहा जाता है कि पित्त एवं रक्त प्रकोपित होकर के, पित्त एवं रक्त प्रकोपित होकर के त्वचा में फैल करके किसको उत्पन्न करते हैं, रक्तवर्णी शोथ को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और पासवर्ड क्या रहेगा इस चैप्टर का, मतलब इस नोट्स का, विसर्प ही पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये विसर्प ही आपको हिंदी में ही टाइप करना है, वी स है ये, ठीक है। विसर्प जैसे लिखते हैं वैसे ही सेम टाइप करोगे तो आपके PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।